हाय एवरीवन। आज हमारा इकोनॉमिक्स का लेक्चर नंबर 5 होने वाला है और आज इस लेक्चर में हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेक्चर को शुरू कर लेते हैं। बैंकिंग सिस्टम में आप सभी को पता है, अगर हम बैंकिंग सिस्टम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम कौन सा बैंक पढ़ेंगे? आरबीआई के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि आरबीआई ही है जो सभी बैंकों को कंट्रोल करता है। अगर आपसे पेपर में सवाल बने कि सभी बैंकों को कौन कंट्रोल करता है, तो वो है आरबीआई। आपका जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी बोल सकते हो। देखो, एक सेंट्रल बैंक अलग से भी है, ठीक है, तो उसके साथ कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ये आरबीआई है लेकिन ये हमारे भारत की क्या है? सेंट्रल बैंक है। कभी अगर आपसे पूछा जाए कि आरबीआई जो है उसको और किस किस नाम से बोलते हैं, कभी अगर आपसे पूछ ली जाए कि बैंक ऑफ बैंक्स किसे बोला जाता है, बैंकों की बैंक किसे बोला जाता है, आरबीआई को ही बोला जाता है। और यहाँ पर इसको लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो भी मैं बताऊंगा। लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब बता ही देता हूँ। देखो, जो बैंक वगैरह हैं वो लोन आरबीआई से लेती हैं। जब बैंकों को कहीं से पैसा नहीं मिलता तो आरबीआई के पास जाती हैं और आरबीआई उनको लोन देती है, तो इसलिए इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट भी बोला जाता है। तो अब आरबीआई के बारे में ये तो समझ लिया आपने, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अब। जैसे यहाँ पर पेपर में ध्यान रखना, पेपर में इस तरह से पूछा जाता है कि ये किस एक्ट के थ्रू बना था। तो एक आरबीआई एक्ट आया था 1934, और ये जो आरबीआई एक्ट आया था 1934, इसके थ्रू आरबीआई बना था। और सेटअप कब हुआ था? देखो, ये एक्ट पूछे तो 1934 में आया था, बट आरबीआई बना था 1 अप्रैल 1935 को। ये बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कभी इसका हेडक्वार्टर पूछ ले तो अभी तो इसका हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में, ठीक है, लेकिन इससे पहले आपका जो हेडक्वार्टर था लगभग 1937 में चेंज हुआ था। 1937 से पहले आपका कहाँ था? कैलकाटा में था। उसके बाद में कहाँ हुआ? मुंबई में हुआ। और अभी भी आपका आरबीआई का हेडक्वार्टर, ज़्यादातर जो बैंक का, आरबीआई का ही नहीं, जो मैक्सिमम बैंक का, इसलिए फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया भी बोला जाता है मुंबई को। ज़्यादातर बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में ही देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन देखो, पता है ये जो आरबीआई बैंक थी ना, ये इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया, इसका नेशनलाइजेशन कब किया गया? नेशनलाइजेशन से समझ में आना चाहिए। देखो, दो वर्ड होते हैं, एक होता है नेशनलाइजेशन, एक होता है प्राइवेटाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब होता है कोई चीज़ प्राइवेट हाथों में थी उसे गवर्नमेंट हाथों में कर लिया, तो वो तो हो गया, उसका राष्ट्रीयकरण हो गया। गवर्नमेंट ने उसे अपनी तरफ खरीद लिया, प्राइवेट के जो उसमें ओनर्स थे उनको पैसा दे दिया और उसको अपनी तरफ, अब उस पर जो कंट्रोल होगा वो गवर्नमेंट का होगा। एक होता है कि कोई चीज़ गवर्नमेंट पे थी और उसने वो प्राइवेट में दे दी, किसी को बेच दी, तो उसको बोलेंगे प्राइवेटाइजेशन। समझ गए ना? तो कभी ये जो सेटअप हुई थी, ठीक है, आपकी जो आरबीआई सेटअप हुई थी, ठीक है, जस्ट वेट अ सेकंड, सेटअप हुई थी 1935 में। और इसका जो नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण जो किया गया, वो किया गया था, लिख लो, चलो मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ। नेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन जो इसका किया गया मेरे भाई, वो किया गया था यहाँ पर 1 जनवरी 1949 को। कब किया गया? 1 जनवरी 1949 को इसका नेशनलाइजेशन किया गया। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद ये ध्यान रखना कि जो ये बैंक बनाई गई थी, आरबीआई जो बनाई गई थी, किस कमीशन के रिकमेंडेशन पे बनाई गई थी, ठीक है। वो कमीशन का नाम पूछ लिया जाता है, तो वो कमीशन का नाम यहाँ पर आप ध्यान रखना। वो कमीशन का नाम है यहाँ पर हिल्टन यंग कमीशन। तो किस कमी इन्होंने 1926 में ये कमीशन बनाया गया था और इन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि एक सेंट्रल बैंक होनी चाहिए भारत में, ठीक है। तो इन्होंने आरबीआई का रिकमेंडेशन किसने दिया, किस कमेटी ने दिया? तो हिल्टन यंग कमीशन ने दिया था। ये चीज़ ध्यान रखना। और देखो, आप सभी को पता है, आज आप पढ़ते हो अभी आरबीआई के गवर्नर कौन है। चलो मुझे प्रेजेंट गवर्नर बताओ, प्रेजेंट आरबीआई के गवर्नर कौन है? चलो प्रेजेंट आप बताना, फर्स्ट मैं बता देता हूँ। फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? फर्स्ट गवर्नर कौन थे इसके? तो इसके जो फर्स्ट गवर्नर थे वो थे यहाँ पर ऑसबॉर्न स्मिथ।
फर्स्ट गवर्नर कौन थे यहाँ पर? ऑसबॉर्न स्मिथ थे। ये इंडियन नहीं थे, लेकिन अगर आपसे कभी फर्स्ट इंडियन गवर्नर पूछ लिया जाए, फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर थे आपके सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और अगर हम प्रेजेंट गवर्नर की बात करते हैं कि इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है, वो नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि इसके प्रेजेंट गवर्नर कौन है। ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, ये हमने आरबीआई के बारे में इतना देख लिया, इसके फंक्शंस के बारे में अगर हम बात करें कि इसके फंक्शंस क्या होते हैं, तो वही है कि ये रेगुलेट करता है बैंक्स को। ठीक है, ये रेगुलेट्स करता है, रेगुलेट्स द बैंक। और क्या फंक्शन हो सकता है इसका? करेंसी प्रिंटिंग का काम करता है आरबीआई। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग का भी आरबीआई ही काम करता है, करेंसी प्रिंटिंग का। आप ये जो करेंसी प्रिंट करता है, नोट्स की करेंसी प्रिंट करता है, ध्यान रखना। अगर कभी आपसे ये पूछ ले कि ये जो करेंसी प्रिंट करता है ये कहाँ कहाँ पे करेंसी प्रिंट होती हैं, जगह का नाम कभी पूछ ले, तो देखो एक तो है नासिक, दूसरा है आपका देवास, तीसरा है आपका मैसूर, और फोर्थ है आपका यहाँ पर सालवानी। अच्छा, नोट एक चीज़ ध्यान रखना, जो नोट की करेंसी है, जो नोट प्रिंट करता है वो आरबीआई करता है, लेकिन जो आपके कॉइन प्रिंट होते हैं ना, कॉइन, कॉइन जो प्रिंट होते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। उसको कौन करती है? उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ये चीज़ ध्यान रखना। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर कभी मिनिस्ट्री पूछे तो फाइनेंस मिनिस्ट्री करती है। ठीक है, और इसके भी चार अलग अलग जगह ये प्रिंट प्रिंट होते हैं कॉइन्स। तो ये कॉइन्स बनते हैं बेसिकली, एक तो आपका मुंबई में, एक आपका हैदराबाद में, मुंबई था, हैदराबाद है, नोएडा, और एक आपका कैलकाटा। यहाँ पर कॉइन्स बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। और कॉइन्स कौन बनाता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बनाती है, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाती है, लेकिन आपकी जो करेंसी प्रिंटिंग का काम करती है वो आरबीआई करती है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर और हम बात करें, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई बनाती है। अभी आप पूछोगे भैया ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मॉनेटरी पॉलिसी पर ही होगा। ठीक है, आरबीआई बनाती है, ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। उसके बाद ये बैंक्स को लोन देता है, जिसीलिए हम इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोलते हैं, क्योंकि 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 यह बैंक्स को लोन देता है, बैंक्स को लोन देता है। और आपको आरबीआई के बारे में क्या पता होना चाहिए? आरबीआई को ये तो बता ही दिया नाम सारे। ठीक है, बस इतना ही पढ़ते हैं अब हम आगे। तो देखो यहाँ पर ये आरबीआई के फंक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्या क्या करता है। बैंक्स को रेगुलेट करता है, करेंसी प्रिंटिंग का काम करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, बैंक्स को लोन देता है, इसीलिए इसे हम लैंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट बोला जाता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। देखो, जो आपकी आरबीआई सेटअप की गई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू सेटअप की गई थी, तो यहाँ पर हम ऑलरेडी इस चीज़ को पढ़ के आ रहे हैं। अब ये जो एक्ट आया था, इसके थ्रू क्या करा गया था, जो आपकी बैंक्स थी उनको दो पार्ट में बांटा गया था। तो मैं बताता हूँ वो कौन कौन सी पार्ट में आपका बैंक को बांटा गया था। एक पार्ट था आपका जिसका शेड्यूल सेकंड, मतलब ये सारी चीज़ें जो आपका एक्ट है वो शेड्यूल सेकंड में मेंशन है। कभी अगर ये पूछ ले कि ये जो बैंक को हमने अलग अलग दो पार्ट में बांटा है वो किस शेड्यूल में मेंशनड है, तो ये शेड्यूल सेकंड में मेंशन है। तो एक जगह तो हमने रखा शेड्यूल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक को रखा गया, और एक जगह हमने रखा गया नॉन शेड्यूल्ड बैंक, नॉन शेड्यूल्ड बैंक। ठीक है, हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी बैंक इंपॉर्टेंट है? शेड्यूल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है। जो शेड्यूल्ड बैंक होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, एक होती है कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक, और एक होती है आपकी, एक कमर्शियल बैंक हो गई, एक हो गई नॉन कमर्शियल बैंक, नॉन कमर्शियल बैंक।
तो देखो यहाँ पर जो आपकी ये कमर्शियल बैंक होती है ना, पेन चेंज कर लेते हैं, जो आपकी ये कमर्शियल बैंक होती है ये किस पे फोकस करती है, ये प्रॉफिट पे फोकस करती है, ये ध्यान रखना। किस पे फोकस करती है, ये फोकस करती है प्रॉफिट पे। जैसे देखो, जो आपकी कमर्शियल बैंक होंगी वो क्या करेगी, इंसान से पैसे लेगी और उसको लोन पे दूसरे लोगों को देंगे। तो बेसिकली ये एक तरह से क्रेडिट क्रिएशन का काम करते हैं, मतलब दूसरे लोगों को लोन देना, ठीक है। और जब ये कभी अगर आपसे पेपर में ये सवाल पूछ ले कि बिजनेसेस को, पब्लिक को जो लोन देती हैं कौन सी बैंक देती हैं, कमर्शियल बैंक ही देती हैं, और इनका फोकस क्या होता है, फोकस इनका प्रॉफिट होता है, ठीक है। लेकिन जो आपकी नॉन कमर्शियल बैंक होती हैं इनका फोकस आप बोलोगे प्रॉफिट नहीं होता है, ये नॉन प्रॉफिट बैंक होती हैं एक तरह से, ठीक है, नॉन प्रॉफिट बैंक होती हैं। और इनका फोकस होता है सेल्फ, एक तरह से पीपल वेलफेयर के लिए इनका मेन फोकस होता है। और उसमें एग्जांपल जैसे कोऑपरेटिव बैंक हो गई आपकी, कोऑपरेटिव बैंक्स हो गई, ठीक है। तो बस नॉन कमर्शियल बैंक के बारे में इतना ही आपको पता रखना है। अब यहाँ पर जो ये कमर्शियल बैंक है, कमर्शियल बैंक को भी दो पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। एक है पब्लिक सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक, और एक है प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक वो हो गई जो प्राइवेटली ओन्ड होंगी, और पब्लिक सेक्टर बैंक वो हो गई जो गवर्नमेंट ओन्ड होंगी, जैसे कि एसबीआई, आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, ये सब क्या है, आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अब जैसे प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करते हैं तो एचडीएफसी हो गई, आईसी आईसीआई बैंक हो गई, और आपकी कोटक बैंक हो गई। बहुत सारी बैंक हैं जो प्राइवेट बैंक हैं, और बहुत सारी बैंक हैं जो आपकी पब्लिक सेक्टर बैंक है। अच्छा देखो, पहले ना प्राइवेट बैंक ही थी, लेकिन 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंक्स नेशनलाइज की गई थी। कभी आपसे पूछे कि 14 बैंक कब नेशनलाइज की गई थी, नेशनलाइज्ड, तो ये करी गई थी 1969 में। और अगर आपसे कभी 14 बैंक 1969 में करी गई थी, और 1980 में की गई थी 6 बैंक का नेशनलाइजेशन। 6 बैंक मतलब ये प्राइवेट से सरकारी में जोड़ी गई थी, मतलब इन्हें फिर कौन चलाने लगा, गवर्नमेंट ओन चलाने लगे। लेकिन अभी अगर पब्लिक सेक्टर बैंक देखी जाए तो टोटल पब्लिक सेक्टर 12 हैं। आप बोलोगे भई ये 14 ये हैं, 6 हैं, ये 20 होनी चाहिए थी, लेकिन इनमें क्या हुआ, बहुत सारी बैंक आपस में मर्ज हो गई। तो आज हमारे पास कितनी बैंक हैं, जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं वो हैं 12, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब हम थोड़ा सा बैंकिंग सिस्टम, जो हमारी बैंकिंग है उसका हिस्ट्री के बारे में फैक्चुअल सवाल बनता है, वहाँ से देख लेते हैं। कभी आपसे ये पूछे कि इंडिया की पहली बैंक कौन सी थी, तो इंडिया की फर्स्ट बैंक थी बैंक ऑफ हिंदुस्तान, 1770 में ही ये बन गई थी, ठीक है। उसके बाद देखो, आप सभी को पता है हमारे देश में जो अंग्रेज़ों ने आपकी ज़्यादातर शासन किया, वो मतलब अंग्रेज़ों ने ज़्यादातर उनकी फैक्ट्री वगैरह या ज़्यादातर रूल किया कैलकटा, उनके मेन सेंटर रहते थे कैलकटा, बॉम्बे, मद्रास। तो इन्होंने अपनी यहाँ पर बैंक खोली, जैसे 1806 में इन्होंने इम्पीरियल बैंक ऑफ कैलकटा खोली, 1840 में इन्होंने इम्पीरियल बैंक ऑफ बॉम्बे खोला था, 1843 में इम्पीरियल बैंक ऑफ मद्रास ओपन किया गया था। अब इन्हीं तीनों बैंक को मिलाकर 1921 में इन तीनों बैंक का मर्जर करा दिया, और मर्जर कराने के बाद एक नई बैंक बनाई गई थी, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका भारत सरकार ने, जब हमारा देश आज़ाद हो गया 1955 में, इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो आज जो आप एसबीआई सुनते हो उसकी हिस्ट्री 1806 से है, इतनी साल पुरानी हिस्ट्री है उसकी, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, और ऐसा इसमें और कुछ ऐसा नहीं है जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, लेकिन हाँ इतना यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, कभी आपसे ये पूछ ले कि फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक कौन सी थी, क्योंकि ये इंडियन ओन्ड बैंक नहीं थी। 1865 में एक फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक बनाई गई थी, जो है इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक, फर्स्ट इंडियन ओन्ड बैंक बनाई गई थी। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े।
आप बोलोगे भैया आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं रीजनल रूरल बैंक आरआरबी के बारे में। आप अगर देखते हो तो यहाँ पर वैकेंसी भी आती है रीजनल रूरल बैंक्स में। तो रीजनल रूरल बैंक आपकी जो पहली सेटअप की गई थी, पेपर में डायरेक्ट सवाल पूछेगा, ठीक है, कि जो आपकी पहली रीजनल रूरल बैंक सेटअप की गई वो कब की गई, तो वो की गई थी 1975 में। और उस बैंक का नाम था प्रथम ग्रामीण बैंक, ठीक है। 2 अक्टूबर 1975 मुरादाबाद यूपी में की गई। आपको पता होना चाहिए, कई बार ये पेपर में सवाल बनता है। अच्छा, कभी कभी सवाल ये भी बनता है कि इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था, तो लिख लेना रिकमेंडेड बाई नरसिम्हन कमेटी। नरसिम्हन कमेटी रिकमेंडेड बाई किस कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया, तो नरसिम्हन कमेटी के द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। ये चीज़ ध्यान रखना। और एक और चीज़, ये बैंक बन गई, इसका एक्ट बाद में आया था। तो कभी आपसे पूछे कि आरआरबी एक्ट कब पास हुआ, आरआरबी एक्ट कब पास हुआ था, तो आरआरबी एक्ट पास हुआ था 1976 में। ये चीज़ ध्यान रखना। और इसको रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा, लेकिन सुपरवाइज किया जाता है नाबार्ड के द्वारा। अभी नाबार्ड के बारे में भी पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना जो पेपर में पूछा जाता है कि इसमें जो ग्रामीण जो रीजनल रूरल बैंक होती हैं, ग्रामीण बैंक जो होती हैं, उसमें जो ओनरशिप होती है 50% तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, 15% यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की होती है, और 35% जो स्पॉन्सर कर रही होती है, जो उस इलाके की एक बड़ी बैंक जो से स्पॉन्सर करती है, 35% हिस्सेदारी उसकी होती है। तो ये चीज़ आरआरबी के बारे में यहाँ पर आप लोग ध्यान रखना। अब थोड़ा सा नाबार्ड देख लेते हैं। ये कब बनी, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया था। ये 12 जुलाई 1982 को इस्टेब्लिश्ड हुई है। ये डेट मत भूलना, 12 जुलाई तक याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेट। और इसकी फुल फॉर्म से भी सवाल बन जाता है, ठीक है, फुल फॉर्म भी पेपर में पूछ ली जाती है, तो ध्यान रखना। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये चीज़ आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना, नाबार्ड। और ये रिकमेंडेशन किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड बनाई गई थी, तो वी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे नाबार्ड को बनाया गया। और इसका हेडक्वार्टर, देखो मैं एक बार बता रहा हूँ, कभी अगर आपका बैंक का हेडक्वार्टर पूछे और आपको नहीं पता तो मुंबई लगा देना, ठीक है। ऑप्शन में मुंबई जरूर दिया होगा और मुंबई लगा देना, ठीक है। नाबार्ड बनी थी 12 जुलाई 1982 को, और इसका जो एक्ट पास हुआ था 1981 में इसका एक्ट आया था। ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारा यहाँ पर नेशनल हाउसिंग बैंक। बस इतना ध्यान रखो कि ये कब बनी, तो 1988 में बनी थी। 1987 में इसका एक्ट आया था। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं सेबी के बारे में। तो सेबी के बारे में सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और देखो सेबी बना कब था, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो बना तो ये 1988 में था, बट एक एक्ट आया था 1992 में, जिसको हम सेबी एक्ट बोलते हैं। उसके थ्रू इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, बना कब है, 1988 में बना है, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टेट्यूटरी बॉडी कब बना, तो 1992 में जो सेबी एक्ट आया था उसके थ्रू इसको स्टेट्यूटरी बॉडी बनाया गया। ये चीज़ ध्यान रखना। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और ये शेयर मार्केट को रेगुलेट करने का काम करता है। शेयर मार्केट को रेगुलेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक्स, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट, इन पर ध्यान रखने के लिए यहाँ पर ये काम करता है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में ही है, ये ऑलरेडी देख चुके हैं। और यहाँ पर और क्या याद रख सकते हो सेबी के बारे में, चलो ठीक है, मुझे सबके करंट चेयरमैन बताओ कमेंट करके। इसके करंट चेयरमैन कौन है सेबी के, सेबी के करंट चेयरमैन कौन है, नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम देखते हैं सिडबी के बारे में, तो देखो सिडबी जो बनी थी 1990 बनी थी। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, ध्यान रखना। ये रेगुलेट किया जाता है आरबीआई के द्वारा। जो सिडबी है, ठीक है, इसको किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, आरबीआई के द्वारा रेगुलेट किया गया जाता है। ये पेपर में पूछा भी गया था कि सिडबी को रेगुलेट जो किया जाता है वो किस बैंक के द्वारा किया जाता है, तो वो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। और सिडबी का मेन काम क्या है, क्यों बनाया गया है इसे, तो इसको एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। एमएसएमई होते हैं आपके माइक्रो, जिसको सूक्ष्म, स्मॉल, लघु और मीडियम, मतलब मध्यम, जो मध्यम कैटेगरी के, छोटे कैटेगरी के जो बिजनेसेस होते हैं उनको लोन और बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए
उनको सपोर्ट करने के लिए, बेसिकली एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर सिडबी बनाया गया था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए, ठीक है। और आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद है आपका IRDAI। और IRDAI के बारे में इतना ध्यान रखना कि ये बना था 2000 में, एक्ट हमेशा एक साल पहले ही आता है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद तेलंगाना में है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा LIC के बारे में देखते हैं, तो LIC जो सेटअप हुई थी 1956 में हुई थी। और पहले क्या था कि आपके प्राइवेट सेक्टर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज थी, तो जितनी भी प्राइवेट सेक्टर की लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी ना, सबको नेशनलाइजेशन करने के बाद LIC मतलब सबको नेशनलाइज कराया गया और LIC का एक फॉर्मेशन किया जाता है 1956 में, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आज के इस लेक्चर का, ठीक है। वो है आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। यहाँ से बहुत सवाल आते हैं मेरे भाई पेपर में, अच्छे से पढ़ लेना। देखो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड कराते हैं, जिनके पास, देखो, लोन क्या किस बेसिस पे मिलता है, कोलेट्रल बेसिस पे मिलता है ना, कि भैया कुछ चीज़ गिरवी रख जाओ, लोन ले जाओ। जो कोलेट्रल, जो कुछ जिनके पास कुछ है ही नहीं गिरवी रखने को, उनको ये लोन देने की कोशिश करते हैं। और इसमें जो मैक्सिमम ये माइक्रो लोन देते हैं बेसिकली, और माइक्रो लोन जो ये मैक्सिमम देते हैं वो 3 लाख रुपए देते हैं। और कभी पूछ ले कितने टाइम तक देते हैं, तो 3 साल तक देते हैं। और इनका जो मेन फोकस रहता है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है, मतलब लोगों तक, मतलब हर एक घर में लोगों तक पैसा पहुंच पाए, वो इनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो हमेशा जो जिनकी कम सैलरी होती है या जिनको छोटी छोटे बिजनेस को स्टार्ट करना है लेकिन उनके पास 2-3 लाख रुपए नहीं है, तो उनको यहाँ पर ये लोन देने का काम करता है। बस इतना ध्यान रखना। यहाँ से स्टेटमेंट बदल बदल के डिफरेंट सवाल बन जाते हैं पेपर में, जैसे कि सबसे पहले तो ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये ब्याज दर नहीं होती है, बहुत ज़्यादा ये पैसे नहीं कमा रहे होते हैं, तो ये एक तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। और ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल सर्विस वही कि लोन वगैरह देना, किनको, लो इनकम इंडिविजुअल, जिनकी सैलरी बहुत कम होती है या जिनको छोटे मोटे बिजनेसेस खोलने हैं, ठीक है। तो अब बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कि भाई, बिजनेस का मतलब जो छोटे मोटे, किसी को अपनी दुकान खोलनी है, रेडी लगानी है, खुद का कुछ काम खोलना है, उनके लिए लोन प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे होते हैं। उसके बाद प्रोविजन ऑफ स्मॉल क्रेडिट टू दोज हु वुड हैव नो अदर एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विस। देखो, जैसे मैंने क्या बताया, अब किसी इंसान के पास कोई दूसरा जा रहा ही नहीं है कि वो लोन ले पाए, क्योंकि उसको लोन लेने के लिए कोलेट्रल की ज़रूरत पड़ेगी। कोलेट्रल वर्ड ध्यान रखना, 1-2 बार पेपर में पूछा गया कोलेट्रल वर्ड क्या होता है। तो जो कि कोलेट्रल है, इसका मतलब है जो चीज़ आप गिरवी रखते हो अपने लोन लेने के बदले में, उसको कोलेट्रल बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये डिफरेंट स्टेटमेंट यूज किए जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, जैसे कि प्रोविजन, कभी आपसे पूछ ले कि स्मॉल क्रेडिट कौन देते हैं, जिनके पास, उन लोगों को जिनके पास कोई और एक्सेस नहीं है लोन लेने का, तो ध्यान रखना वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ही है। ये किसको प्रमोट करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन, हर एक इंसान के पास पैसा पहुंच पाए, और पॉवर्टी एलिवेशन, मतलब गरीबी कम हो पाए। मैक्सिमम लिमिट, एक इंसान, माइक्रो लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है, इसको माइक्रो लोन भी बोला जाता है। माइक्रो लोन की जो मैक्सिमम लिमिट है 3 लाख रुपए है, और 3 साल तक आप इसे ले सकते हो, ठीक है। ऑफर्स स्मॉल लोन, मतलब माइक्रो लोन दिए जाते हैं और विदाउट कोलेट्रल दिए जाते हैं, ये चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन का जो कंसेप्ट था, ये किसने दिया, तो बांग्लादेश के इंसान मोहम्मद यूनिस, अभी तो काफ़ी न्यूज़ में भी रहे तो जानते होंगे। फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, कि मैं फर्स्ट माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया में, सॉरी, जो पहला माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में ओपन किया गया था वो कौन सा था, तो वो था सेवा बैंक थी, ठीक है। सेवा की फुल फॉर्म बताओ, सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बैंक, ठीक है। ये 1974 में ओपन की गई है। तो पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि जो सेवा बैंक है वो कहाँ पे ओपन की गई है और कब ओपन की गई है। तो कब ओपन की गई है वो मैंने आपको बता दिया। आप मुझे बताओ ये कहाँ पर ओपन की गई थी जो आपकी सेवा बैंक थी। तो इसको यहाँ पर ओपन किया गया था गुजरात में। कहाँ पर ओपन किया गया था, गुजरात में। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। अच्छा, एक कमेटी का नाम दे देंगे और पूछ लेंगे ऑप्शन में कि इनमें से कौन सी कमेटी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो वो है मालेगाम कमेटी। मालेगाम कमेटी 2010 में फॉर्म की गई थी आरबीआई के द्वारा कि भैया ये जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में जो भी इशू हैं उनको कैसे रिजॉल्व किए जा सकते हैं,
वो बताइए। तो हमेशा ध्यान रखना मालेगाम कमेटी किससे रिलेटेड है, तो मालेगाम कमेटी आपकी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। साथ में अगर हम बात करते हैं 2022 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर माइक्रो फाइनेंस लोन। पहली बार 2022 में आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया आपके जो माइक्रो फाइनेंस लोन थे उसकी एक तरह से रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। उसके बाद जो यहाँ पर सिडबी बैंक है वो प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सपोर्ट टू माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। देखो सिडबी एमएसएमई को सपोर्ट करती है, साथ में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस को भी यहाँ पर सपोर्ट करने का काम कर रही होती है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद ही इसका एक छोटा पार्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब आप ये पूछोगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, ये 10 से 20 मेंबर्स का यहाँ पर ग्रुप होता है और इसमें मेनली ये जो ग्रुप होता है वुमेन्स का होता है। ऐसा नहीं है कि मेंस का नहीं हो सकता, लेकिन मेनली आपको देखने को मिलेगा कि ये जो ग्रुप है वुमेन्स का ग्रुप होता है। और इस सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है 10 से 15 लोग मिलके अपना एक ग्रुप बनाते हैं। वो अपनी सेविंग्स को एक बैंक में खाता खुलता है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, अपनी सेविंग्स को वहाँ पे जमा करते हैं और उसके बेसिस पे अगर किसी इंसान को ज़रूरत है या गांव में कोई काम कराना है, जैसे बहुत सारे गांव में आपने देखा होगा कि फीमेल्स को बहुत दूर से पानी लेने जाना पड़ता था, पानी की कोई फैसिलिटी करवानी है तो उसके लिए जो लोन वगैरह चाहिए तो वो सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो आप सेविंग जमा कर रहे हो उसके बेसिस पे आपको लोन देती है बैंक। और बहुत सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे एनजीओ भी इनकी हेल्प करते हैं, बैंक भी इन्हें बहुत कम इंटरेस्ट पे लोन देती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में 2-3 चीज़ें ध्यान रखना कि 10 से लेकर 20 मेंबर्स का होता है। ज़्यादातर आपको रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, आपस में लोग मिलके ही बनाते हैं और वही इसके ओनर होते हैं, खुद की सेविंग्स को ही जमा करते हैं बैंक में, ठीक है। और एक बार पेपर में पूछा गया था कि जो वुमेन्स में सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर होती हैं जिनको एज अ बैंकिंग एजेंट यहाँ पर हम अपॉइंट किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे बैंक सखी बोला जाता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। जैसे आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है ज़्यादातर इसमें जो लोग मिलेंगे वो बीपीएल मिलेंगे, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग इसको मिलके बनाते हैं। लेकिन ऐसे ही आपका, और ये ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। और अगर हम एक ऐसे ही हमारा होता है यहाँ पर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, ये ज़्यादातर आपको अर्बन एरियाज में देखने को मिलेगा और इसमें ज़्यादातर जो लोग होंगे, ज़्यादातर कोई भी हो सकता है लेकिन ज़्यादातर इसमें अबव पॉवर्टी लाइन वाले लोग होते हैं, अबव पॉवर्टी लाइन, ठीक है। 4 और उसमें 10 से 20 मेंबर की संख्या होती है, पेपर में संख्या पूछ ली गई है, ध्यान रखना। इसमें 4 से 10 मेंबर्स होते हैं और ये 2004-5 में इंट्रोड्यूस किया गया था नाबार्ड के द्वारा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। आगे अगर हम बात करते हैं मुद्रा के बारे में तो देखो मुद्रा की सबसे पहले तो फुल फॉर्म कई बार पेपर में पूछी गई है, तो मुद्रा की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। मुद्रा की फुल फॉर्म होती है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। इस्टेब्लिश की गई थी 2015 में। इसका काम है प्रोवाइड लोन को प्रोवाइड करना जो आपके छोटे बिजनेसेस हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेस हैं, ठीक है, उनके लिए एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आई थी उसके अंतर्गत, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाद बाकी का आज का हमारा जो चैप्टर है ख़त्म होता है। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपके पेपर में पूछे गए हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया। जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है भारत में, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है। टू जनरेट प्रॉफिट, नहीं भाई प्रॉफिट नहीं। टू फंड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, नहीं। टू ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड सर्विस टू लो इनकम इंडिविजुअल एंड एंटरप्रेन्योर, तो यही तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि फाइनेंशियल असिस्टेंस का मतलब पैसों से किसी की मदद करना, एक तरह से लोन देकर ही, जो जिनकी कम कमाई हो रही है या जो छोटे मोटे बिजनेसेस ओपन करना चाहते हैं। एंटरप्रेन्योर्स मतलब जो छोटे मोटे बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्विस सेक्टर ऑफ माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट क्या क्या काम करने का काम करता है, लोन देने का काम करता है, ठीक है। डिपॉजिट करने का, तो माइक्रो डिपॉजिट करते हो, मैंने बताया जैसे पैसा जब डिपॉजिट किया जाता है, पैसा डिपॉजिट, उस पर आपको सेविंग भी मिलेगी, ठीक है, सेविंग भी मिलती है। माइक्रो इंश्योरेंस, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है ये इंश्योरेंस का काम नहीं करता है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर वॉज द श्री महिला सेवा सहकारी बैंक इस्टेब्लिश। तो सेवा सहकारी बैंक आपको बताना है कब इस्टेब्लिश की गई थी। तो अभी हम इसको पढ़ के आ रहे हैं, जो सेवा बैंक है वो आपकी कब इस्टेब्लिश की गई है, 1974 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेवा कोऑपरेटिव बैंक वाज फर्स्ट इनिशिएटेड इन। पहली बार कहाँ पे, तो देखो मैंने गुजरात बताई थी, गुजरात में भी ध्यान रखना है अहमदाबाद में, ठीक है। ये पेपर में सवाल पूछा गया है, गुजरात में भी अहमदाबाद में ओपन की गई थी 1974 में।
ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इतने ही क्वेश्चन है आपके। इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।